नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे और आज इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट वाइज इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर लाभ कितने परसेंट का होता है, 20% का लाभ होना चाहिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है कि 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं खरीदता है। यानी 10 रुपये की दर से कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 7 वस्तुएं। और 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं खरीद रहा है और 15 रुपये की दर से कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 14 वस्तुएं खरीद रहा है। तो कह रहा है प्रति बिक्री मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि औसत लागत मूल्य पर लाभ कितना होना चाहिए, 20% का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो मूल्य, और यहाँ पे देख लें तो हम लोग वस्तु, और यहाँ पे हम लोग देख लें क्रय मूल्य। क्या देख लेंगे, क्रय मूल्य। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो यानी 10 रुपये की दर से कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 7 रुपये, 7 वस्तुएं। यानी 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं खरीदेगा तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे, मूल्य क्या दिया हुआ है, 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं खरीदता है तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70। यानी 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं खरीदेगा तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70। सेम उसी आधार पर कह रहा है कि 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं खरीदता है तो जब 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं खरीदेगा तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 99। जब 11 रुपये की दर से 9 वस्तु खरीदेगा तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 99 रुपये। उसी प्रकार से 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदेगा तो यदि जब 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदेगा तो जब 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदेगा तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 210 रुपये। कितना हो जाएगा, 210 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपये पे 15 रुपये की दर से 14 वस्तुओं का कितना हो गया, 210 रुपये। तो आगे इसमें कह रहा है कि इसका प्रति बिक्री मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि औसत लागत मूल्य कितना दिया है, 20%। तो यहाँ पे औसत लागत मूल्य हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, औसत लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे टोटल वस्तु कितनी दी हुई है, तो 7, 9 और 14, 7, 9 और 14 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30। 7, 9 और 14 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30। इसी प्रकार से इसका क्रय मूल्य यदि टोटल करें तो 30, 99 और 210, 30, 99 और 210 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 379। यानी यहाँ पे हम लोग देखें तो 30 वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य कितना है, 379। कितना हो गया, 379। तो औसत लागत मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो औसत लागत मूल्य, तो औसत लागत मूल्य क्या हो जाएगा, टोटल इसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 379 और टोटल वस्तु कितना दिया हुआ है, 30। तो इस प्रकार से औसत लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 379/30। औसत लागत मूल्य कितना हो गया, 379/30। आगे हम लोग इसमें देखें तो कह रहा है कि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य क्या होना, ज्ञात करना है। यदि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो, तो यदि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ हम लोग देखेंगे तो औसत लागत मूल्य पर लाभ, औसत लागत मूल्य पर लाभ कितना है, 20%। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो औसत लागत मूल्य कितना दिया हुआ है, 379 बटे क्या है, 30। यानी 379 बटे क्या है, 30 है। इसमें 20% का लाभ देखेंगे तो क्या हो जाए, लाभ बराबर क्या होता है, 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे क्या होता है, 100। क्या होता है, 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे क्या होता है, 100। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 379 बटे क्या हो जाएगा, 30। अगुड़े यहाँ पे तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120 बटे क्या हो जाएगा, 100। 120 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 30 से 120 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। कितना बार जाएगा, 4 बार। इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे तो 379 अगुड़े क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ से 379 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1516। कितना आ जाएगा, 1516 बटे 100। अब यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा,
15.16 कितना हो जाएगा? तो प्रति वस्तु बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 15.16 रुपये, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पे दिया हुआ कि ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी क्या कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम क्या 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी वही काम क्या कर सकते हैं? 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें ए और बी क्या कर रहा है कि 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए और बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी का एक दिन का काम, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम देखेंगे तो टोटल क्या कर रहा है कि 12 दिन में काम पूरा कर रहा है। तो एक दिन में क्या करेगा? उस काम का 1/12 भाग करेगा। तो कितना करेगा? 1/12 भाग। टोटल काम का कितना करेगा? 1/12 भाग। उसी प्रकार बी और सी हम लोग देख लें तो बी और सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? एक दिन का काम क्या हो जाएगा? इसी प्रकार कितना हो जाएगा? 1/16 भाग। टोटल काम का क्या हो जाएगा? 1/16 भाग। उसी प्रकार यदि हम लोग ए और सी का एक दिन का हम लोग काम देखें, इसी प्रकार ए प्लस सी का एक दिन का काम हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? 1/24। 1 क्या हो जाएगा? 24। अब इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे ए, यहाँ पे भी ए है यानी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 112 प्लस 116, 1/12 प्लस 1/16 प्लस क्या हो जाएगा? 1/24, यानी क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 48। इसका एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? 48। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे? भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 + 3 अब प्लस क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 4 + 3 + 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/48। 9 क्या आ गया? 48। यानी यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 9/48। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या दिया? वह गुणे के रूप में दिया तो इधर क्या आ जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9/96। 9/96। तो यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? पूरे काम का 9/96 भाग। कितना हो जाएगा? पूरे काम का 9/96 भाग। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया? पूरे काम का 9/96 भाग। तो इस प्रकार a प्लस बी प्लस सी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय हम लोग देखेंगे इस प्रकार a प्लस बी प्लस सी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय तो a प्लस बी प्लस सी द्वारा काम पूरा करने में यदि तीनों जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 96/9। क्या हो जाएगा? 96/9। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 9 × 9, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और 7, यानी कितना आ जाएगा? 10.67। कितना हो जाएगा? 10.67, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 10.67। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी क्या कर रहा है कि 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति की गति से और आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक आदमी है, मान लेंगे कि जैसे एक आदमी है यहाँ से यहाँ तक की यात्रा क्या कर रहा है कि 5 घंटे में तय कर रहा है।
यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि एक आदमी है, यहाँ से यहाँ तक की यात्रा को क्या कर रहा है, 5 घंटे में कवर कर रहा है। और मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे, 2x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे, 2x। यानी हम मान लेंगे कि एक आदमी क्या कर रहा है कि 5 घंटे में 2x दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, x। इसको भी x मान लेंगे, इसको भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और आगे इसमें कह रहा है कि वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यानी यहाँ जो पहला इसका आधा भाग है, इसको तय करने में कितनी गति है इसकी, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटे है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे है। और इधर जो आधा भाग है, इधर जो आधा भाग है, इसकी गति कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो कह रहा है कि इसकी टोटल जो दूरी है क्या हो जाएगी, यानी ये जो 2x की वैल्यू है क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो पहले आधे भाग जो है इसको यहाँ पे देखेंगे, पहले जो आधा भाग है इसका यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की पहले यदि हम लोग दूरी निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें, टोटल को ऐड कर देंगे तो पूरे बाकी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो हम आगे देखेंगे, तो ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक को तय करने में लगा समय, टोटल समय क्या है, 5 घंटा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का समय देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पहले भाग को, पहले भाग की आधी दूरी तय करने में लगा समय। तो जो पहला आधा भाग है इसे तय करने में लगा समय, तो समय बराबर यहाँ पे देख लेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से यहाँ तक की समय क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ तक की चाल क्या है, 21। क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 21 x बटा 21। इसी प्रकार यहाँ से देख लेंगे दूसरे आधे भाग, तो दूसरे आधे भाग को कवर करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे आधे भाग को कवर करने में लगा समय क्या हो जाएगा, x बटा 24। क्या हो जाएगा, x बटा 24। तो टोटल समय बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बटा 21 प्लस x बटा 24 बराबर क्या हो जाएगा, कुल समय यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया हुआ है, 5 घंटा। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका एलसीएम हम लोग क्या निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 168। इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 168। अब इसमें 21 से भाग देंगे, तो इसमें से 21 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8x। अब फिर प्लस इधर कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 5। बराबर कितना हो जाएगा, क्या 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15x बराबर, इसको इधर करेंगे गुणा करेंगे, जिसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 गुणे 5। क्या हो जाएगा, 168 गुणे 5, 168 गुणे 5 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 168 गुणे 5 बटा 15। क्या हो जाएगा, 168 गुणे 5 बटा 15। इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। और टोटल दूरी इसमें क्या है, 2x। टोटल दूरी इसमें क्या है, तो कुल दूरी क्या दिया हुआ है, कुल दूरी बराबर क्या है, 2x। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल दूरी 2x दिया है, तो 2 गुणे 56, तो 2 गुणे 56 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 112 किलोमीटर। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 112 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन।
अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5 संबंधी 6x है। यानी दो रेलगाड़ी है जिनकी गति का अनुपात क्या दिया, वो 5 संबंधी 6x दिया हुआ है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की क्या करना है, गति ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है जिनके गति का अनुपात क्या दिया हुआ, 5 संबंधी 6x दिया हुआ है। तो दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की क्या करना है, गति ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि माना पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लेंगे माना पहली रेलगाड़ी की चाल, मान लेंगे माना पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, 5x है। मान लेंगे पहली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या है, 5x किलोमीटर प्रति घंटा। पहली रेलगाड़ी की चाल हम लोग क्या मान लेंगे, 5x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार दूसरी रेलगाड़ी की मान लेंगे, और दूसरी रेलगाड़ी इसी प्रकार दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे कि चाल क्या हो जाएगी, 6x किलोमीटर प्रति घंटा, 6x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी रेलगाड़ी क्या कर रही है, 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लेंगे कि दूसरी रेलगाड़ी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी कितना है, 450 किलोमीटर। कितना है, 450 किलोमीटर। तो इस प्रकार चाल क्या हो जाएगी, इस प्रकार चाल बराबर क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी 450 बटा समय कितना दिया हुआ है, 5। समय क्या दिया हुआ है, 5। इस प्रकार से देखेंगे, तो इस प्रकार से देखेंगे जो दूसरी रेलगाड़ी उसकी चाल क्या है, 6x है। दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या है, 6x है। और दूसरी रेलगाड़ी क्या कर रही है, 5 घंटे में क्या कर रही है, 450 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पे 6x बराबर क्या हो जाएगा, 450/5। क्या हो जाएगा, 450/5। इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 450/30। क्या हो जाएगा, 4 से 50/30। यहाँ से 30 से 450 में डिवाइड करेंगे, 30 से 450 में डिवाइड करेंगे, 0 से 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 15 तिया 45, क्या हो जाएगा, 15। यानी यहाँ पे हम लोग देखें तो x बराबर कितना आ गया, 15। यानी जो दूसरी रेलगाड़ी उसकी चाल कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली रेलगाड़ी का इसमें क्या पूछा है, चाल पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली रेलगाड़ी की चाल क्या दिया हुआ है, पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, 5x। क्या दिया हुआ है, 5x। तो 5 गुणे हम लोग क्या करेंगे, 15। 5 गुणे 15 करेंगे तो 15 पचे क्या होता है, 15 पचे 75। क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ना दो रेलगाड़ी है जिसकी गति का अनुपात क्या है, 5:6। तो मान लेंगे पहली रेलगाड़ी उसकी चाल क्या है, 5x है, और दूसरी क्या है, 6x है। तो दूसरी जो रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर पर चलती है। तो जो दूसरी रेलगाड़ी है, तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 450 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इस प्रकार 6x बराबर क्या हो जाएगा, 450। इस प्रकार x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 5। अब x की वैल्यू इसमें रख देंगे 5x में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी
चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे इस प्रकार एक आयताकार भूखंड है, क्या दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड है, और कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की क्या है, 3 गुनी है। तो यदि इसकी चौड़ाई हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3x। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3x। तो कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 768 है। भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, 768 है। तो भूखंड का क्या करना है, परिमाप क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 768 बराबर इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 3x, और यहाँ पे और इसकी चौड़ाई क्या दिया हुआ है, x। तो इस प्रकार 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 768। 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 768। तो इस प्रकार से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 768/3। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखेंगे 5 3 15, 6 3 18, यानी कितना आ गया, 256। कितना आ गया, 256। x बराबर क्या हो जाएगा, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 256। तो यानी यहाँ पे देखें तो पूछ रहा है भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे भूखंड का परिमाप बराबर क्या होता है, भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या है, 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा, 8x। 8 गुणे 16 कर देंगे, x की वैल्यू कितना है, 16। तो 8 गुणे हम लोग क्या कर देंगे, x की वैल्यू कितना है, 16। तो 8 गुणे हम 16 कर देंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा, 128। 16/8 क्या होता है, 128। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 128। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कि 3 अंकों की एक संख्या ABC है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंक जो है उनकी एक संख्या क्या है, ABC है, जिसमें A 100वें स्थान पे, B 10वें स्थान पे, और यहाँ पे C क्या है, इकाई के स्थान पे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है, यानी ABC 3 अंकों की एक संख्या है, जिसमें क्या है, A 100वें स्थान पे है, यानी ये क्या है, 100वें स्थान पे है, B क्या है, दहाई के स्थान पे है, और C यहाँ पे क्या है, इकाई के स्थान पे है। तो कह रहा है इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया, इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक से विभाजित किया गया, तो इसका परिणाम क्या होगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे 3 अंकों की कोई एक संख्या है जिसमें ABC है, 3 अंकों की संख्या क्या है, ABC है, जिसमें A 100वें स्थान पे, B 10वें स्थान पे, और C क्या है, इकाई के स्थान पे। तो इस प्रकार से यदि हम लोग इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे A क्या हो गया, 100वें स्थान पे, B क्या हो गया, दहाई के स्थान पे, और C क्या हो गया, पहले स्थान पे। तो इस प्रकार से संख्या क्या हो जाएगी, तो A क्या है, पहले स्थान पे, B क्या है, 10वें स्थान पे, और C क्या दिया हुआ है, 100वें स्थान पे। यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1, यानी क्या हो जाएगा 111। यानी संख्या क्या हो जाएगी, 111। और इसमें कह रहा है कि ABC और फिर ABC। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC क्या है, 111, और ABC भी क्या हो जाएगा, 111। और इसमें कह रहा है कि 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक से विभाजित किया जाता है। तो 7, 11 और 13, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 11 और गुणे क्या दिया हुआ है, 13, यहाँ 17 नहीं है, क्या है, 13 है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1001।
7, 11 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001। अब इसमें क्या करना है, इसको विभाजित करना है, तो विभाजित करेंगे क्या हो जाएगा 111, 111। अब आगे क्या हो जाएगा 1001। अब इससे 1001 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे अब इसको 1001 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। इस प्रकार से इसको विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा 111। और 111 का मतलब क्या है ABC। 111 का मतलब क्या है ABC, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ABC। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है कि एक 5 अंकों की संख्या, यहाँ पे क्या है एक 5 अंकों की संख्या कितनी है 24, 7 x और क्या है 8 है, 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा। यानी यहाँ पे क्या है 5 अंकों की एक संख्या है, संख्या क्या है 2, 4, 7 x और 8, और इसको क्या किया जा रहा है 44 से विभाजित किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी जो क्या करेगी कि इसको पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो कोई भी संख्या 44 से कब विभाजित होगी, जब संख्या 4 और 11 से विभाजित होगी, तो वही संख्या क्या हो जाएगी 44 से विभाजित होगी। जो संख्या 4 और 11 से विभाजित होगी वही संख्या क्या हो जाएगी 44 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो संख्या 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 11 से संख्या विभाजित कौन सी होती है कि जिन संख्याओं के विषम अंकों का योग, विषम स्थान पे संख्याओं के अंकों का योग और सम स्थान पे संख्याओं के अंकों को योग को यदि माइनस कर दें और उसकी जो वैल्यू आती है उससे हम लोग भाग दे दें, यदि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी क्या हो जाती है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे संख्या 11 और क्या होनी चाहिए 4 दोनों से क्या होनी चाहिए विभाजित होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए 4 और 11 दोनों से क्या होनी चाहिए विभाजित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे पहले 11 से कौन संख्या विभाजित होगी, अतः 11 से विभाजित का नियम। तो 11 से विभाजित हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 11 से विभाजित का नियम क्या होता है कि जो विषम स्थान होता है, विषम स्थान के संख्याओं का विषम स्थान के अंकों का योग को सम स्थान के अंकों के योग से यदि माइनस कर दें तो ये क्या आती है जो वैल्यू आती है वही क्या हो जाता है इसका क्या हो जाता है जो वैल्यू आती है उसमें यदि 11 से डिवाइड करने पे अगर वो विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या क्या हो जाती है 11 से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 7 अब प्लस क्या हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा 2 + 7 + 8 और माइनस क्या हो जाएगा 4 + x, क्या हो जाएगा 4 + x। अब यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 8 × 7 = 15, यहाँ पे 8 × 7 = 15 और 2 क्या हो जाएगा 17। अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 और माइनस क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से 17 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 में से 4 को माइनस करेंगे तो 17 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 माइनस x। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से कौन सी वैल्यू इसमें पुट करें जिससे ये क्या हो जाएगा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखने पे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी से यदि x = 2 रख लें तो ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 13 - 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूर्णतः 11 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा सूटेबल हो जाएगा। और 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो किसी भी संख्या के इकाई और दहाई का अंक यदि क्या होता है 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या भी क्या होती है 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें
8x दिया हुआ है तो इसको 4 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए यदि हम लोग क्या करें कि x के स्थान पे 2 रख दें तो 28 भागे 4 कर दें तो ये भी क्या हो जाएगी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखने पे यह संख्या 44 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 256 दिया हुआ है, 256 के वर्गमूल तो 256 का वर्गमूल यहाँ पे निकालेंगे तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 216 और 16 के वर्गमूल और क्या हो जाएगा 16 के वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 16 और 16 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि वर्गमूल के गुणनफल को ज्ञात करें। अब इनका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, यानी ये जो दिया हुआ है इसका गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 गुणे 4, 16 गुणे 4 करेंगे क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस जो गुणनफल है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे फिर 64 का वर्गमूल, फिर 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। यानी क्वेश्चन कह रहा है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। यानी पहले क्या करना है 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16, फिर 16 के वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि ये जो दो वर्गमूल है इसका गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, फिर इसके गुणनफल का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 2 कुर्सी और 1 मेज रुपए 170 में खरीदी जा सकती है, 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 में खरीदे जा सकते हैं। तो कह रहा है 1 कुर्सी की लागत क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कुर्सी और 1 मेज कितना है 170 में खरीदी जा सकती है और 5 कुर्सी और 4 मेज कितना 530 में खरीदी जा सकती है। तो कुर्सी का क्या करना है, लागत मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना 1 कुर्सी का मूल्य क्या है x है, ले यहाँ पे मान लेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य क्या है x है। यहाँ पे मान लेंगे एक जो क्या है कुर्सी है उसका मूल्य क्या है x है और एक मेज का मूल्य क्या हो जाएगा, और एक मेज का मूल्य और एक मेज का मूल्य क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य कितना है 170। तो 2 कुर्सी यानी 2x प्लस 1 मेज y बराबर कितना दिया हुआ है 170, कितना दिया हुआ है 170। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कुर्सियाँ यानी 5x प्लस यहाँ पे 4 मेज यानी क्या हो जाएगा 4y बराबर कितना दिया हुआ है 530, बराबर क्या दिया हुआ है 530। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे 2, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर अब इसमें क्या करेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे क्या हो जाएगा 8x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 680, 170 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 680। अब यहाँ क्या दिया हुआ है 5x यहाँ पे प्लस 4y अब बराबर कितना दिया हुआ है 530। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 4y से 4y क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 8x में से 5x को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0,
5 और क्या हो जाएगा 150, यानी 3x बराबर क्या आ जाएगा 150, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी यहाँ पे x बराबर, यानी एक जो कुर्सी का यहाँ पे दिया हुआ है, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 50, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि एक कुर्सी की लागत क्या हो जाएगी 50, तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक्स के पास बैंक खाते में कितना है 90.53 का शेष है, इसमें 67.14 जमा करें और रुपए 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या हो जाएगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक बैंक है उसमें कितना है 9.500 शेष है और 67.14 जमा करें और कितना 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या हो जाएगी। इसमें देखें, मान लेंगे एक्स के बैंक खाते में, एक्स के बैंक खाते में क्या है 90.53 रुपया पहले से क्या है अवेलेबल है, शेष है, और जमा की गई राशि कितनी है, यहाँ पे जमा की गई राशि, तो जमा की गई राशि कितनी है 67.14, और यहाँ पे कुल राशि कितनी हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 157.67, 157.67, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कुल राशि कितनी हो जाएगी 157.67। अब कह रहा है कि 70.16 निकासी के बाद शेष राशि क्या हो जाएगी, तो शेष राशि क्या हो जाएगी 157.67 में से क्या करेंगे, यहाँ पे 70.16 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 87.51, क्या हो जाएगा 87.51, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अब इसमें दिया हुआ अगले क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है, यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या है कि 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, छोटी संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना छोटी संख्या क्या है x है, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे माना छोटी संख्या मान लेंगे छोटी संख्या क्या है x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2x, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा गुणे लस। यहाँ पे क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा गुणे लस। तो दो संख्याएं क्या है यहाँ पे हम लिख लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मसा गुणे लस। तो दोनों संख्याएं यहाँ पे क्या हो जाएगी x गुणे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे या क्या यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 भी हो जाएगा। 2 गुने से क्या है 2 अधिक है, यानी क्या हो जाएगा 2x + 2। इस प्रकार से x गुणे क्या हो जाएगा 2x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 72 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 72। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x² + 2x बराबर क्या हो जाएगा 144। 2 से डिवाइड इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा x² + x बराबर क्या हो जाएगा 72, यानी x² + x - 72। अब इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे कि गुणा करने पे क्या आ जाए 72 और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा x² +
9x माइनस 8x और यहाँ पे क्या हो जाएगा -72। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 9 और यहाँ से -8 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा x + 9। इस प्रकार से क्या हो जाएगा x - 8 और क्या हो जाएगा x + 9, यानी यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 8। x बराबर क्या आ जाएगा 8, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 8, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 8, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि 4/5 संबंधी 12/10 संबंधवान x/6 संबंधी 9/2 तो x का क्या करना है मान ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5 संबंधी 12/10 फिर यहाँ पे संबंधवान x/6 संबंधी 9/2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 बराबर क्या हो जाएगा 12/10 गुणे क्या हो जाएगा x/6, क्या हो जाएगा x/6। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 6 बटे क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा 12। इस प्रकार से x बराबर क्या होगा 4 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 6 बटे क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 12। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 4। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसको ये 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, ये कट जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखें क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12 और यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 9 अच्छे 3 18, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है कि 800 के 85% के 120% का 40% क्या करना है ज्ञात करना है। यानी 800 जो है इसका 85% यानी 85/100, फिर इस कह रहा है कि 120% 120/100 और फिर क्या हो जाएगा 40/100, क्या करना है इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसको यहाँ से 2 0 से 2 0 को आ जाएगा, इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर इसी प्रकार से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 गुणे 85 गुणे 12 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा 100, 4 बटे क्या हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 300। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 17 पचे क्या होता है 85, 17 पचे क्या होता है 85 और यहाँ पे देखेंगे तो 20 पचे क्या होता है 100, 17 पचे 85 और 20 पचे क्या होता है 100। आगे हम लोग इसको डिवाइड करके देखें तो यहाँ पे 5 चौका क्या होता है 20, 5 चौका क्या होता है 20, यानी यहाँ पे क्या आ गया 8 गुणे 17 गुणे क्या हो गया 12/5, क्या हो गया 8 गुणे 17 गुणे 12/5। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 326.4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 326.4। इसमें दिए गए ऑप्शन में क्या हो रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 326.4। ये क्या हुआ ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 326.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, तो जो कि लागत मूल्य का 10% अधिक है, आवश्यक बिक्री मूल्य क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। तो यानी क्वेश्चन इसमें कह रहा है, तो इसमें देखेंगे क्या कर रहा है कि 300 रुपये में खरीदी गई वस्तु और उस पर क्या हो रहा है 50 रुपये क्या हो रहा है मरम्मत के लिए लग रहा है, तो यानी सीपी बराबर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इसकी क्या हो जाएगी 300 की खरीदी गई वस्तु पे
50% मरम्मत में लगा तो टोटल क्या हो जाएगा 350 रुपये। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 की वस्तु खरीदने पे 50 रुपया उसमें क्या हो रहा है मरम्मत में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 350 रुपये। और अंकित मूल्य इसमें क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है। यानी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से क्या है 10% अधिक है। यानी अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% क्या है अधिक है। यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस क्या हो जाएगी सीपी गुणे क्या हो जाएगा 1+10/100 क्या हो जाएगा 1+10/100। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी कितना है 350 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 बटा क्या हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 385। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 385। तो आवश्यक बिक्री मूल्य कितना हो गया 385। यानी यहाँ पे इसका आवश्यक बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 300। यहाँ पे अंकित मूल्य एमआरपी बराबर क्या आ गया एमपी, यानी एमआरपी यहाँ पे अंकित मूल्य इसका कितना आ गया 385। अब कह रहा है कि आवश्यक बिक्री मूल्य क्या करना है इसमें ज्ञात करना है। तो आवश्यक बिक्री मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आवश्यक विक्रय मूल्य, आवश्यक विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा एमपी गुणे 1+20% बटे क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा 20% बटे 100। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे मार्क प्राइस एमपी की वैल्यू कितनी है 385 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 120/100 क्या हो जाएगा 120/100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 462। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 462। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया हुआ है कि कह रहा है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लागत छूटें लागू की जाती है। यहाँ पे जब दो लागत छूटे यहाँ पे कह रहा है कि लागू होने वाली कुल यहाँ पे प्रतिशत छूट क्या करना है ज्ञात करना है। यदि दो लागत छूटे क्या है 20% और 10% है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं x + y फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है एक्स वाई बटे क्या होता है 100, एक्स वाई बटे क्या होता है 100। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या हुआ है 20 प्लस y की क्या है 10 है और यहाँ पे क्या दिया वो छूट है तो यानी क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 × 10 अब बटे क्या हो जाएगा 100। 20 × 10 बटे क्या हो जाएगा 100। यानी इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 30 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 200 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 30 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 28%। क्या हो जाएगा 28%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि ब्याज दर ज्ञात करें। इसमें क्या करना है ब्याज की दर ज्ञात करना है जब 1000 के मूलधन पे 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज पे क्या होता है 440 रुपये प्राप्त होता है। क्या हो रहा है 440 रुपये प्राप्त होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट या साई बराबर क्या होता है P × R × T अपान क्या होता है 100। यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया हुआ 440 और यहाँ पे इसकी क्या वजह है कि मूलधन कितना दिया हुआ 1000 बराबर R की वैल्यू इसमें क्या करना है ज्ञात करनी है और समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष और बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर बटे क्या हो जाएगा 100। यानी R बराबर इसमें क्या हो जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे R बराबर क्या हो जाएगा 440 × 100 बटे क्या हो जाएगा 1000 × 5 गुणे क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा और 1 जीरो से भी 1 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 44/5 44/5
तो इस प्रकार से इसमें 44 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8.88%। क्या आ जाएगा 8.88%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8.88%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 x बराबर क्या दिया हुआ है कि 2 माइनस रूट 3, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा। यानी क्वेश्चन दिया हुआ कि x बराबर 2 माइनस रूट 3, यानी x बराबर क्या दिया 2 माइनस रूट 3, तो कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या दिया 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रख देंगे x की जगह 2 माइनस रूट 3 माइनस 1/2 माइनस रूट 3। अब इसको देखेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस बटे 2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, अब फिर क्या हो जाएगा माइनस 1 अब बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और 4 में से यहाँ से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में से यहाँ पे देखेंगे 4 3 7 में से 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 4 रूट 3 अब बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 क्या गया 2 माइनस रूट 3। अब आगे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया 6 माइनस 4 रूट 3 और यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस रूट 3। अब इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 प्लस रूट 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस क्या हो जाएगा 8 रूट 3, अब फिर माइनस क्या हो जाएगा 6 रूट 3, अब फिर प्लस क्या हो जाएगा 12, अब बटे क्या हो जाएगा 4 अब माइनस क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा 24 क्या हो जाएगा 24, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 8 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। इसको एक बार देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से देखेंगे 12 से 12 क्या हो जाएगा, इसको एक मिनट देख लेंगे तो इसको देखेंगे तो 12 से 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसमें से इसको क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 क्या हो जाएगा 14 8। एक बार फिर से इसको देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत मिसमैच हो गया है, एक बार फिर से देखेंगे इसको दोबारा देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि x बराबर 2 माइनस रूट 3, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1/x। अब x की जगह क्या है 2 माइनस रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इसमें देखेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1/ क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इसका देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस। अब इसमें करेंगे देखेंगे क्या होता है 2ab माइनस क्या होता है 2ab, तो यहाँ पे देख लेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 4 रूट 3 क्या हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इस यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखें तो क्या है 4 3 7 में से 1 को माइनस करेंगे क्या होगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 4 रूट क्या हो जाएगा 3 अपान क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 प्लस रूट 3 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसमें से 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा
क्या आ जाएगा, अब इसमें देखेंगे 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, रूट क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस, फिर इसमें √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 रूट क्या हो जाएगा 3, अब फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 3 और 4 3 क्या हो जाएगा 12, अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो 4 और माइनस क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से देखेंगे यहाँ से 12 से 12 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -2√3, क्या आ जाएगा -2√3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ कि शीतल को एक वस्तु 3,207 रुपए में बेचने पर 28% की हानि हुई, वस्तु का क्या करना है, लागत मूल्य ज्ञात करना है। यानी शीतल को क्या हो रहा है कि एक वस्तु 3,207 रुपए में बेचने पर 28% की हानि हुई, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी एसपी बराबर कितना दिया हुआ 3,207, एसपी बराबर कितना दिया हुआ 3,207, लॉस दिया हुआ कितना 28%, लॉस कितना दिया हुआ है 28%। तो एसपी बराबर क्या होता है सीपी गुणे 1 माइनस लॉस प्रतिशत बटे क्या होता है 100, बटे क्या होता है 100। यानी यहाँ पे देखेंगे तो एसपी की वैल्यू कितना है 32,7 बराबर सीपी गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 28 बटे 100, क्या हो जाएगा 1 माइनस 28 बटे बस 100। यानी सीपी बराबर कितना आ जाएगा, सीपी बराबर क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4454.16। यानी सीपी बराबर कितना आ जाएगा 4454.16। यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करें तो कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यानी ए और बी एक काम को कितना 12 और 8 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना में करेंगे, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/8। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/8। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 2 + 3, यानी क्या हो जाएगा 5/24, 5 क्या हो जाएगा 24। यानी ए और बी दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे, तो 24/5 बराबर क्या हो जाएगा 4.8 दिन। कितना हो जाएगा 4.8 दिन। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि x + 1 बराबर, यानी क्वेश्चन का x + 1/x बराबर क्या दिया हुआ है 5, कह रहा है 3x/2x² + 2 - 5x बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो कह रहा है 3x/3x² + 2 - 5x बराबर क्या हो जाएगा। तो यहीं पे क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 2x + 2/x माइनस क्या हो जाएगा 5। इसी में x से भाग देंगे क्या आ जाएगा 3/2x + 2x क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, अब यहाँ से 2 कॉमन ले क्या हो जाएगा x + 1/x, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। अब देखेंगे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखेंगे x + 1/x की वैल्यू कितना दिया हो 5, तो कितना हो जाएगा 10 और -5, यानी क्या हो जाएगा 3/5, यानी क्या हो जाएगा 3/5। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो आज इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सेकेंड, यानी 3/5। तो आज यहीं तक, और कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।